रेडी? नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि जीव विज्ञान मैं आपको बता रहा हूं और जीव विज्ञान में जो है आज तारक का या सेंट्रोसोम की चर्चा मैं कर रहा हूं। इससे पहले मैं ढेर सारे कोशिकांगों की चर्चा किया और मुझे उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठते होंगे और नोट बनाते चलते होंगे। इस कोशिकांग में अगला कोशिकांग की चर्चा करने जा रहा हूं, तारक का या सेंट्रोसोम, और ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो आपके डीएलएड सिलेबस के हिसाब से थोड़ा अंदर हो जाएगा, गहराई से हो जाएगा, लेकिन अगर कंपटीशन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट होने का कारण इसलिए है कि जितने भी कोशिकांग की हमने चर्चा की सब जो है वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन तारक काय और लाइसोसोम एक ऐसा कोशिकांग है दोनों जो कि वनस्पति कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। यही आपको नोट डाउन कर लेना है, इसको आपको नोट कर लेना है कॉपी में, उसको अंडरलाइन कर लेना है कि जो तारक काय जिसको सेंट्रोसोम कहा जाता है और दूसरा जो है आपका लाइसोसोम अथवा लायन काय, ये दोनों ही वनस्पति कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। और आइए आपको दिखाते हैं इसका कितना बड़ा महत्व है। देखिए यूपीटीईटी 1/8/2020 को जो एग्जाम हुआ था, सीरीज नंबर ए इन्वायरमेंटल में 148 नंबर क्वेश्चन पर यह प्रश्न आया हुआ था कि कौन ऐसा कोशिकांग है जो वनस्पति कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ये यूपीटीईटी जो 8/1/2020 को हुआ था उसके ए सीरीज की इन्वायरमेंटल कोर्स में इन्वायरमेंटल जो है सब्जेक्ट में क्वेश्चन नंबर 148 पे ये प्रश्न आया हुआ था। तो आपको समझ में आया गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है सेंट्रोसोम की खोज टी बावेरी ने सन 1888 में की थी। तारक काय वनस्पति कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, परंतु कुछ निम्न स्तर के पौधों जैसे शैवाल है, कवक है, मौस आदि में पाए जाते हैं। तो आपको इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आप ध्यान देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना बात ध्यान देना है कि निम्न स्तर के पौधे जैसे शैवाल और कवक होते हैं, मौस होती है, बहुत ही सूक्ष्म पौधे होते हैं, ये इनकी जो कुछ प्रजातियां होती है जो दिखाई नहीं देती है, उनमें जो है ये आपका तारक काय पाया जाता है, लेकिन अधिकतम वनस्पति कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। इसलिए यह प्रश्न बन जाता है कि कौन से ऐसे कोशिकांग होते हैं जो कोशिका के कोशिका द्रव्य में और वनस्पति कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो आपका जवाब होगा तारक काय। और ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, ये केंद्रक के समीप ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। आपको याद रखेंगे कि तारक काय और लाइसोसोम जो होता है ये वनस्पति कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, बल्कि ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इससे पहले मैंने जितना भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, आपको उसके बाद हरित लवक, उसके बाद जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी काय आदि की चर्चा किया, सब वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन ये तारक काय, लाइसोसोम जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, वनस्पति कोशिकाओं में ये नहीं पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। कार्य लिख लीजिए, कोशिका विभाजन के समय से पिंड निर्माण में सहायता करना है। जब आपको पता है कि जो कोशिका का विभाजन होता है तभी एक से अधिक कोशिकाएं बनती है और उन कोशिका विभाजन के द्वारा ही पेड़ पौधे या जीव जंतुओं का आकार या लंबाई चौड़ाई में उसकी वृद्धि होती है। तो जब कोशिका का विभाजन होते हैं तो स्पिंडल की तरह का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये आपका इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है ये आपका कोशिका में निर्माण कर देता है। यानी कोशिका विभाजन के समय जो है ये आपका स्पिंडल में सहायता करता है, जो कोशिका विभाजन आसानी से हो जाता है। उसके बाद अगला आते हैं लाइसोसोम अथवा जिसको लायन काय के नाम से जाना जाता है। ये लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने सन 1955 में की थी और सन 1974 में इन्हें इस खोज के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये लाइसोसोम या लायन काय या आपका जो है 7वां कोशिकांग है, जो सभी कोशिकांगों की एक सीरीज बता रहे थे, उन्हीं सीरीज में 7वां जो कोशिकांग है लाइसोसोम अथवा लायन काय, और इसको भी हमने बताया कि ये भी वनस्पति कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, ये जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और इसकी खोज डी डुबे ने सन 1955 में की थी और सन 1974 में उन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये लाइसोसोम देखिए यहाँ पे लिखा है कि जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में कुछ ऐसे पार्ट है जैसे आग्नाशय कोशिकाएं जिसको पैनक्रियाज कहा जाता है, यकृत कोशिकाएं और वृक्क कोशिकाएं में ये निश्चित रूप से देखी गई है। परंतु पौधों की कोशिकाओं में इनकी उपस्थिति
के उदाहरण कम मिलते हैं। आपको ऊपर ही बताया है कि ये वनस्पति कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, लेकिन एक वैज्ञानिक है जो 1964 में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम जो है पी मटाइल है, जो 1964 में न्यूरोस्पोरा नामक एक कवक है, इस न्यूरोस्पोरा नामक कवक में इनकी उपस्थिति सिद्ध की। यानी इन्होंने एक ही पौधे में बताया जिसका नाम है न्यूरोस्पोरा नामक कवक। इन न्यूरोस्पोरा नामक कवक में इन्होंने बताया कि वनस्पति कोशिकाओं में न्यूरोस्पोरा नामक कवक में पाया जाता है। और कौन बताए थे? तो 1964 में पी मटाइल नामक वैज्ञानिक ने, पी मटाइल नामक वैज्ञानिक ने न्यूरोस्पोरा नामक कवक में यह जिक्र किया, यह चर्चा किया कि लाइसोसोम जो होता है उस कवक में पाया जाता है, अन्यथा ये आपके वनस्पति कोशिकाओं में जो है नहीं पाया जाता है। ये लाइसोसोम भी जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और इसका निर्माण कैसे होता है? लाइसोसोम गाल्जी काय की थैली अथवा अंतःप्रद्रव्य जालिका से बनते हैं। इसे पहले हम लोग पढ़े गाल्जी काय और अंतःप्रद्रव्य जालिका। इस अंतःप्रद्रव्य की जालिका और गाल्जी काय की थैलियों से लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगला, जीव द्रव्य के दो भाग। इससे पहले हमने चर्चा किया था कि जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो कोशिका द्रव्य की हमने इससे पहले चर्चा कर दिया है। और कोशिका द्रव्य आपको पता है कि एक बहुत सारे जो होते हैं, एक जो कोशिका होता था, पादप स्ट्रक्चर होता था। उस पादप कोशिकाओं में, उन पादप कोशिकाओं के अंदर जो है केंद्रक होता था और कोशिका द्रव्य होता था। जो कोशिका द्रव्य होता था, ये आपको दिखा दे कोशिका द्रव्य, ये स्ट्रक्चर आपको जो है बार बार दिखा रहे हैं। ये देखिए आपके जो है पादप कोशिका का संरचना है, जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पर देखने पर ऐसा दिखाई देता है। ये आपके जो है इसके अंदर जो भी चिपचिपे तरल पदार्थ पाए जाते हैं उन सब का नाम है कोशिका द्रव्य। और इन्हीं कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लाइसोसोम, तारक काय, उसके बाद जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, तारक काय, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गाल्जी काय, राइबोसोम आदि कोशिकांग पाए जाते थे इन्हीं कोशिका द्रव्य में। इन कोशिका द्रव्य में पाए जाते थे जो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अब जो द्रव्य के दो पार्ट होते हैं, इन कोशिका द्रव्य, इन कोशिका द्रव्य क्या है, इससे पहले हमने चर्चा किया। इन कोशिका द्रव्य में ही ढेर सारे कोशिकांग पाए जाते हैं और उन सभी कोशिकांगों को हमने आपको चर्चा कर दिया। अब इसमें दूसरा है केंद्रक, जो आपको समझना है। देखिए इसी स्ट्रक्चर में, इसी संरचना में आपको केंद्रक दिखा रहे। देखिए यहाँ पे इस कोशिका के अंदर एक गोल स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक गोल संरचना आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी का नाम क्या है? केंद्रक है। देख रहे होंगे अलग से भी आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए हुए हैं, आपको बता रहे हैं। तो केंद्रक क्या है? तो सबसे पहले जानेंगे कि केंद्रक जो होता है, प्रत्येक कोशिका के अंदर एक गोल संरचना पाई जाती है जिसका नाम केंद्रक है। इस केंद्रक जो होता है, ये केंद्रक के जो होते हैं आपके चार पार्ट होते हैं। इनके चार पार्ट होते हैं, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे। इसके कितने भाग होते हैं केंद्रक के? केंद्रक के चार भाग होते हैं, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे। आइए फिर से चर्चा करते हैं केंद्रक। आपको बताएं हमने कि पादप कोशिका का स्ट्रक्चर आप देखे हैं, उस पादप कोशिका के संरचना में, उसके स्ट्रक्चर में एक गोल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया होगा, एक गोल संरचना दिखाई दिया होगा, जैसा कि आपके बोर्ड पर दिखाया गया है। इन्हीं का नाम है केंद्रक। और इस केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में की थी। यानी इसकी खोज जो केंद्रक जो होता है, इस केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सन 1831 में इसकी खोज की थी और बताया था कि इसके चार भाग होते हैं। पहला केंद्रक कला, दूसरा केंद्रक द्रव्य, तीसरा केंद्रिका और चौथा जो होता है क्रोमेटिन धागे। पहला देखते हैं केंद्रक कला। केंद्रक कला क्या होता है? तो केंद्रक को चारों तरफ से घेरने वाला जो लेयर होता है, जो आवरण होता है, उसी का नाम क्या है? केंद्रक कला। हमने क्या कहा? हमने यही बताया कि जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक को चारों तरफ से घेरने वाला जो लेयर होता है, आवरण होता है, उसी का नाम केंद्रक कला है, जो आपको यह चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा। ये जो है दोहरी लेयर होती है, जो आप देख रहे होंगे, ये केंद्रक है। इस केंद्रक के चारों तरफ, बाहर की तरफ जो आवरण दिखाई दे रहा है, इसी का नाम केंद्रक कला है। ये केंद्रक कला जो होता है, देख लीजिए ये क्या करता है, जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य
केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच जो पदार्थों का आवागमन होता है उसका ये नियंत्रण करता है। कहने का मतलब कि जो केंद्रक कला है, ये केंद्रक कला, ये केंद्रक द्रव्य, और ये जानते ही कि कहाँ रहता है, कोशिका द्रव्य में रहता है। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच क्या आता है और जाता है, उसके आवागमन को ये नियंत्रण करता है ना, उसको कंट्रोल करता है, उसका नियंत्रण करता, देख रेख करता है ये केंद्रक कला। और आपको पता होना चाहिए कि केंद्रक जो कला होता है, ये केंद्रक कला जो होता है, या यूं कहिए कि जो केंद्रक है ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। इससे पहले भी हमने चर्चा किया है कि जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक कला जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है आपको बता दिए हैं कि जिन कोशिकाओं में आपका केंद्रक कला और कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में कोशिकांग सब अनुपस्थित होते हैं, उस प्रकार की कोशिका का नाम होता है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है। आपके कोशिका द्रव्य के कोशिकांग में पाए जाने वाले जो कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, उसके बाद गाल्जी का अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम आदि जो होते हैं, ये सब जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह जो है केंद्रक और ये केंद्रक कला भी जो होता है आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। अगला है केंद्रक द्रव्य। नाम से यह स्पष्ट है, जो ये केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर जो गाढ़े चिपचिपे पदार्थ पाए जाते हैं उसी का नाम है केंद्रक द्रव्य। क्या बताएं, इस केंद्रक जो है, इस केंद्रक के अंदर जो तरल चिपचिपे पदार्थ पाए जाते हैं उसी का नाम जो है केंद्रक द्रव्य है। अगला है केंद्रिका। इस केंद्रिका, देखिए इस केंद्रक के अंदर जो केंद्रक द्रव्य है, इस केंद्रक द्रव्य के अंदर एक गोल स्ट्रक्चर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम कहते हैं केंद्रिका। और इस केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने 1781 में की थी। केंद्रक द्रव्य जो है, इस केंद्रक द्रव्य के अंदर एक गोल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा जिसको कहते हैं केंद्रिका। इस केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने सन 1781 में की थी। केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने सन 1781 में की थी। और इस केंद्रिका में जो होता है 85% जो होता है प्रोटीन होता है, और आरएनए 10% और डीएनए 5% पाया जाता है, और इसमें आनुवंशिकी पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। अगला जो है क्रोमेटिन धागे। अगला जो है क्रोमेटिन धागे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जो केंद्रक द्रव्य में गाढ़े जो धागे की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसी का नाम क्रोमेटिन धागे हैं। ये क्रोमेटिन धागे जो होता है कोशिका विभाजन के समय जो है अलग होकर, कोशिका विभाजन के समय अलग होकर जो है यही गुणसूत्र का निर्माण करता है। कोशिका विभाजन के समय जो है ये जो क्रोमेटिन धागे हैं ये जाके क्या करता है, ये आपका गुणसूत्र का निर्माण करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं केंद्रक के कार्य देखते हैं। केंद्रक के कार्य देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य केंद्रक कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण नियमन करता है। क्या करता है कि कोशिका के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, यानी कोशिका जो होती है जीवित रहने के लिए जितनी भी जैविक क्रियाएं करती है, जैविक क्रियाओं का मतलब आपको मैं बार बार बता चुका हूं कि जैसे पोषण है, शोषण है, आपका उत्सर्जन है, ये सब आपका जो है जैविक क्रियाएं कहलाता है। तो कोशिका के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन सभी जैविक क्रियाओं को ये क्या करता है, नियंत्रण और नियमन करता है। इसी कारण इसे कोशिका का कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। देखिए कितना अच्छी बात आ गया है ना। ये जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इस केंद्रक को एक अन्य नाम से जाना जाता है कोशिका का कंट्रोल रूम। अगर पूछा जाए कि कोशिका का कंट्रोल रूम किसे कहा जाता है तो आपका जवाब होगा केंद्रक। क्या होगा, केंद्रक, जिसको कोशिका का कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष के नाम से जानते हैं। और इसे कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं उनके अंदर जो भी जैविक क्रियाएं होती है, या यूं कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन सभी जैविक क्रियाओं का ये नियंत्रण और नियमन करता है। इसीलिए तो इसे कोशिका का कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष
कहा जाता है। केंद्रक में आनुवंशिकी पदार्थ पाया जाता है। अभी हमने चर्चा किया कि केंद्रक जो होता है, केंद्रक में ही आनुवंशिकी पदार्थ पाया जाता है जो बच्चों में उसके लक्षणों को ले जाने का काम करता है। यानी जो संतानें होती है, उन संतानों में माता पिता के जो लक्षण जाते हैं, यही आनुवंशिकी पदार्थ कहलाते हैं और ये आनुवंशिकी पदार्थ जो होते हैं केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। जो केंद्रक होता है ये कोशिका विभाजन में भी मदद करता है। इससे पहले आपको मैं रियल फर्स्ट सेमेस्टर में जब पढ़ा रहा था तो जैसे अमीबा और पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बना रहे थे तो आपको दिखाए थे कि कोशिका जब विभाजन होता है तो उसमें केंद्रक भी विभाजन होता था, केंद्रक भी विभाजन होता था। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रक कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कोशिका का जो विभाजन होता है उसमें केंद्रक का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिससे जीवधारियों के शरीर में वृद्धि होती है। और इससे पहले भी मैंने बताया कि कोशिका विभाजन के द्वारा ही पेड़ पौधे में वृद्धि होती है, पेड़ पौधे का आकार बढ़ता है, जीव जंतुओं का आकार में वृद्धि होता है, जीव जंतुओं में वृद्धि होती है। यानी कोशिका जो है दिन प्रतिदिन जो होती है डिवीजन होती रहती है। डिवीजन होने से ही कोशिका में वृद्धि होता है, जिससे मानव शरीर, जीव जंतुओं का शरीर में वृद्धि या लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होती है। इस तरह जो है ये वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये कॉपी और पेन लेकर आप नोट डाउन करते जाइए, आप नोट करते जाइए, और आपको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके आप बताते जाइए, फोन करके, मैसेज करके आप बताते जाइए, और इसको जो है थोड़ा सा शेयर और लाइक जरूर करिए।